गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। किदवाई कॉलेज से मैं आपकी शाहीन मैम। आज मैं आपको क्लास 8 की हिस्ट्री का थर्ड लेसन पढ़ाऊंगी। इसके पहले लास्ट वेंसडे को जिस वीडियो में मैंने इसी लेसन का पार्ट 1 पढ़ाया था और ये आज मैं आपको पार्ट 2 पढ़ाऊंगी। चूँकि बच्चों ये लेसन बड़ा था तो मैंने आपको पार्ट 1 में आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ाया और इस लेसन में इस पार्ट में मैं आपको आंग्ल मराठा युद्ध बताऊंगी। और ये बच्चों जो जितना पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे उस पूरे को मैं शॉर्ट में आपको समझाऊंगी और उसको शॉर्ट में ही मैंने ये सारे पॉइंट्स बना लिए हैं जिससे आप अच्छी तरह से पॉइंट वाइज पढ़ती जाइएगा और समझ लीजिएगा। और एंड में जब आपका लेसन ख़त्म हो जाएगा तो आप इसके क्वेश्चन जो भी हैं आपके उन सारे क्वेश्चन को पूरा कर लीजिएगा। अति लघु तो लास्ट वीडियो में ही हमने करा दिया था, अब आप लघु और दीर्घ कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका लेसन है भारत में कंपनी राज का विस्तार और आपका स्टार्ट होता है लेसन मराठों से संघर्ष। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि जब मुग़ल साम्राज्य की बहुत पतन अवस्था आ गई थी तो जो मुग़लों की केंद्रीय सत्ता थी बहुत ही निर्बल और कमज़ोर हो गई थी और उधर की तरफ मराठे जो जितने संघ थे, मराठे संघ जिसमें देखिए आप नागपुर के भोसले थे, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया, ये सारे मुख्य सरदार थे और इनका जो हेड होता था वो पेशवा कहलाता था। पेशवा यानी प्रधानमंत्री। इन लोगों ने उत्तर भारत में अपना प्रभाव विस्तृत कर लिया था और उसी वक्त एक अफगान शासक था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो शासक था वो भारत पे अधिकार करना चाहता था और इसीलिए मराठों की संघ की सेनाओं के साथ 1761 में उसने एक युद्ध किया था जिसको कहते थे पानीपत का तीसरा युद्ध। चलिए ये देखिए 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। ये है अहमद शाह अब्दाली और मराठे, इनके बीच में ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध के बाद से ये मराठा शक्ति बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। तो अब मराठों के जो नेता थे उनका ध्यान पूना की ओर केंद्रित हो गया। मराठे बच्चों महाराष्ट्र जो हमारा राज्य भारत का वहाँ रहते हैं और पूना बॉम्बे के पास है, तो पूना शहर में पूना की तरफ इनका ध्यान जो केंद्रित होने लगा और पेशवा पद पाने के लिए यानी प्रधानमंत्री पद पाने के लिए इनमें आपस में बहुत होड़ लग गई और ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसी परिस्थिति आ गई कि अंग्रेज़ जो है इसका फ़ायदा उठाना लगे और मराठा सरदारों की कला का उनको से लाभ उठाने का उनको अवसर मिल गया। 1772 में पेशवा जो उस वक्त था, उस माधवराव था उस वक्त का पेशवा 1772 का, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद जो उसका भाई था रघुनाथ राव वो बनना चाहता था पेशवा। इसी के लिए उसने अपने भाई के बेटे नारायण राव का वध करा दिया और उसके लिए जब और मराठे उससे नाराज़ हो गए कि उसको गद्दी नहीं देंगे तो उसकी सुरक्षा और शासन के संचालन के लिए नाना फडणवीस आ गए। उन्होंने एक संरक्षण परिषद का गठन किया कि नवजात पुत्र जो छोटा था उसको ही पेशवा की गद्दी पे बैठा दिया और उसकी देखभाल करने लगे। कौन? नाना फडणवीस। तो रघुनाथ राव जो उसका भाई था माधवराव का वो अंग्रेज़ों की शरण में चला गया और अंग्रेज़ों से सहायता मिली। इसी का फ़ायदा उठाते थे अंग्रेज़ कि जब अंग्रेज़ों से के शरण में ये जाते थे और ये सहायता मांगते थे तो इससे अंग्रेज़ जो हैं उसके जो आते थे उनके पास उससे फ़ायदा उठाते थे। इसके लिए अंग्रेज़ और मराठों के बीच युद्ध हुआ है, ये है प्रथम मराठा युद्ध। 1775 से 1782 तक चला ये युद्ध, इसको कहते हैं प्रथम मराठा युद्ध। ये 7 साल तक चला था। लेकिन नाना फडणवीस जो थे बहुत ही कुशल लीडरशिप थी उनकी, कुशल नेतृत्व तथा मराठों की शक्ति के आगे अंग्रेज़ों को ज़्यादा सफलता नहीं हो पाई और सालबाई नामक स्थान पे एक संधि हो गई 1782 में दोनों पक्षों के बीच। बच्चों पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जब भी कोई युद्ध होता है तो युद्ध की समाप्ति के बाद से एक संधि होती है, उस संधि के द्वारा दोनों पक्षों को बात माननी पड़ती है। तो इस संधि के बाद से 1782 में जो संधि हो गई सालबाई की, तो इसके अनुसार जो नवजात बेटा था नारायण राय का उसको ही पेशवा बना लिया गया और 1800 ईस्वी में फडणवीस की जब मृत्यु हो गई तब मराठों के संघर्ष बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए। और उसी वक्त जब मराठे जो थे वो तो आपस में संघर्ष तो करने लगे, लेकिन इसके पहले जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था बच्चों कि एक लॉर्ड वेलेस्ली था, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था, उसने एक सहायक संधि की थी लेकिन मराठों ने उन संधि से अपने को दूर रखा था।
गवर्नर जनरल हम आपको बता चुके हैं कि गवर्नर जनरल जो अंग्रेज़ के का भारत पे उस वक्त बहुत ज़्यादा उन लोगों ने अपने अधिकार किया था, तो अंग्रेज़ से जो अधिकारी आता था उसको गवर्नर जनरल कहते थे, भारत जो आता था उसको गवर्नर जनरल कहते थे। तो वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी उससे मराठों ने अपने आप को दूर रखा था, लेकिन इन लोगों का नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद जितने भी सिंधिया, होलकर, ये सब बाजीराव पेशवा थे, ये सेकंड, इन लोगों का आपस में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया और होलकर और पेशवा, बाजीराव और सिंधिया की सेनाओं को अंग्रेज़ों ने पराजित किया और पूना पे अधिकार कर लिया। तो पेशवा बाजीराव फिर अंग्रेज़ों की शरण में चला गया। अंग्रेज़ों की ने पेशवा की सहायता करना स्वीकार कर दिया और उसको सहायक संधि मानने के लिए बाध्य कर दिया। तो अब जो वेलेस्ली की सहायक संधि, जो आपका लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि है, जो आपका लघु उत्तर है बच्चों, उसमें सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर किया है। उस सहायक संधि को अब मराठों को स्वीकार करना पड़ा और पेशवा का अधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। लेकिन भोसले और सिंधिया को यह अपमान सही नहीं हुआ और उन लोगों को ये बहुत अपमान लगा सहायक संधि को मानना, और उन लोगों ने लॉर्ड वेलेस्ली के विरुद्ध एक फिर युद्ध किया जिसको कहा गया द्वितीय मराठा युद्ध 1803 में। कब हुआ था बच्चों? 1803 में। 1803 में एक युद्ध हुआ, इसमें फिर अंग्रेज़ों की जीत हो गई और अंग्रेज़ों ने अपमानजनक संधि मानने के लिए विवश कर दिया मराठों को। मराठा सरदारों का बहुत सारा राज्य अंग्रेज़ों को देना पड़ा और जब कोई उन लोग जीत जाते थे अंग्रेज़, तो फिर एक अंग्रेज़ रेजिडेंट रखते थे, वो जो मराठे थे उनके राज्य में, अपने अपने राज्यों में वो इस बात के लिए बात करते थे कि आप एक अंग्रेज़ रेजिडेंट रखिए। तो इसके बाद से कंपनी जो है होलकर के खिलाफ आ गई। कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी हम आपको बता चुके हैं बच्चों, पहले लेसन ही में हमने बताया था आपको कि जब यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन का, कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1600 ईस्वी में। और धीरे धीरे कंपनी ने ये भारत पे अपना अधिकार करना शुरू किया। तो ये आप दो युद्ध के बारे में पढ़ चुकी हैं। तो इसके बाद से होलकर और इस कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ ये था तृतीय मराठा युद्ध 1804 से 1805 ईस्वी में। तृतीय मराठा युद्ध हुआ और उसके बाद से अंग्रेज़ जो है असफल इस युद्ध में है और दोनों के बीच 1806 में एक संधि हो गई। तो मराठों की शक्ति तो कमज़ोर हो गई थी, लेकिन अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए एक संयुक्त मोर्चा वो लोग बना रहे थे और पेशवा बाजीराव ने पूना में जो अंग्रेज़ रेजिडेंट था और नागपुर में जो रेजिडेंसी थी, दोनों पे अधिक अपना आक्रमण कर दिया। तो ये मराठों और अंग्रेज़ के बीच फिर युद्ध शुरू हुआ और ये हुआ इनका अंतिम युद्ध, चतुर्थ मराठा युद्ध 1817 ईस्वी में। कब हुआ था? 1817 ईस्वी में। तो ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में जो मराठों की पूरी सम्मिलित सेना थी, जो संयुक्त मोर्चा बनाया था, वो अंग्रेज़ों से हार गई। बाजीराव सेकंड को पूना का प्रदेश जो है पूरा अंग्रेज़ी राज्य में मिला लिया गया और सिंधिया और होलकर को भी के अधीन जितना भी राजपूताना राज था वो सब अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया। और जो राज अंग्रेज़ों के अधिकार में नहीं था वे भी अप्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण ही में था उस पर। तो यहाँ पे आपको मैं बच्चों एक मैप दिखाना चाहती हूँ। आप लोग ऐसे भी भारत का नक्शा आप लोगों ने आजकल का देखा है, लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये 18वीं सदी का भारत, ये देखिए आप 18वीं सदी का भारत, ये है भारत का नक्शा आपका। ये ऊपर जम्मू कश्मीर है जिसको उत्तर, यहाँ से आपको ये कहते हैं जो कर्क रेखा बीच से गुजरती है, तो ये ऊपर का उत्तर भारत है, नीचे का दक्षिण भारत है। ये हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका दिख रहा है। तो जो भारत का नक्शा था 18वीं शताब्दी में ये पूरा था, जिसको राजपूताना राज कहते थे। यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, इस तरफ ये पूरा तिब्बत चीन है, ये पूरा नेपाल है, तिब्बत है, चीन है, ये पूरा है बच्चों। तो अब तो काफ़ी देश भारत से अलग हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त के भारत के बारे में हम दिखा रहे हैं कि ये सारा राजपूताना राज भी मराठों से हट गया, मराठों से अलग हो गया। तो चलिए अब हम देखते हैं। हमने तो अभी तक आपको बताया 4 मराठा युद्ध के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके पहले हम लोगों ने गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के बारे में पढ़ा था। फिर बाद में मराठों को भी वो संधि माननी पड़ी और फिर हम लोगों ने 4 युद्ध के बारे में पढ़ लिया। अब चलिए हम देखते हैं लॉर्ड गवर्नर जनरल डलहौजी की विलय हड़पने की क्या नीति थी। अब ये दूसरा गवर्नर जनरल आया, लॉर्ड डलहौजी। ये लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल की विलय या हड़पने, एक ही बात है बच्चों, विलय कहिए या हड़पने के लिए कहिए।
तो चलिए हम देखते हैं कि इस विलयन हड़प नीति में क्या है। सहायक संधि के द्वारा वेलेस्ली ने बहुत सारे राज्यों को अपने नियंत्रण में कर लिया था। उसी तरह अब ये आ जाइए, लॉर्ड डलहौजी भी ने क्या किया कि राज्यों को हड़पने की एक नीति बनाई, और इस नीति के अंदर उसने ये घोषणा कर दी कि जिन जिन राजाओं को कोई पुत्र नहीं है, गौर से सुनिएगा बच्चों, जिन जिन राजाओं को कोई पुत्र नहीं है वे अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना गोद नहीं ले सकते हैं। और ऐसा होता है कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्रत्येक संतानहीन व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त रहता है। लेकिन डलहौजी ने, हम बात कर रहे हैं लॉर्ड गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी राज के अधीन भारतीय संतानहीन नरेश को गोद लेने का अधिकार उनका ख़त्म कर दिया, यानी गोद लेने का निषेध कर दिया। इस नीति के अंदर कौन कौन से आ गए देखिए आपको, सतारा, फिर हमने आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं आपको, जैसे देखिए कौन कौन राज थे, सतारा, नागपुर, जैतपुर, उदयपुर, संबलपुर, झांसी, ये इन सारे राज्यों में को अंग्रेज़ी राज्य में मिला लिया। तो इस तरह से ये डलहौजी की जो नीति थी ये विलय नीति और हड़पने की नीति कहलाई है। तो इस पे भी आपको क्वेश्चन आएगा, इसको आप इसी लिख देंगे आपको जो भी मैंने समझाया है। उसके साथ साथ डलहौजी ने ये भी नीति अपनाई थी कि भारतीय नरेशों को जो पेंशन और उपाधि दी जाती थी वो भी ख़त्म कर दिया जाए। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा और नाना साहब की पेंशन और सबको ख़त्म कर, उपाधि जो भी दी गई सबको ख़त्म कर दिया गया। तो अब हम ये देखेंगे बच्चों, ये तो आपने पूरा देख लिया कि 4 युद्ध के बाद से डलहौजी की दीर्घ नीति कैसी थी। लेकिन अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे कि अंग्रेज़ों की सफलता के क्या कारण थे। अंग्रेज़ों की सफलता के क्या कारण थे, क्यों अंग्रेज़ इतना विजय हो रहे थे, क्या कारण थे। एक तो उनकी कूटनीति, जिस कूटनीति से वो चलते थे वो तो पता है कि फूट डालो और राज्य करो, यानी वो आपस में ही हिंदुस्तान के लोगों को में फूट डालते थे कि फूट डालो और खुद आराम से राज्य करो। तो अब हम इसको पॉइंट वाइज देखेंगे कि क्या वजह थी कि अंग्रेज़ सफल हो रहे थे, अंग्रेज़ों की सफलता के कौन कौन से कारण थे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भारत में जब अंग्रेज़ों की जो विजय हुई थी बच्चों, वो बंगाल से स्टार्ट हुई थी। बंगाल हमारा भारत का एक राज्य है, बहुत ही उपजाऊ भूभाग है बंगाल। वहाँ पे शासन स्थापित हो जाने के बाद से राजस्व का बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा था। राजस्व यानी कर जो होता है, ज़मीन से मिलता है जो कर, उसको राजस्व कहते हैं। तो राजस्व का बहुत लाभ मिल रहा था, व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, जिससे कंपनी की जो स्थिति थी वो आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ हो गई थी। फिर दूसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अंग्रेज़ों की सैनिक शक्ति यानी जो थी उनकी बहुत मजबूत थी, बहुत उन्नत थी। उनके जो सैनिक थे बहुत कुशल रहते थे, बहुत प्रशिक्षित रहते थे। उनके पास शस्त्र, अस्त्र जो लड़ाई में काम आते हैं बच्चों, वह शस्त्र न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा थे उनके पास, मात्रा में ज़्यादा थे, बल्कि बहुत ही अच्छी तकनीक पे आधारित थे और हमारे भारत में बहुत ही कम थे। हमारे उसमें अंग्रेज़ों के मुकाबले में भारत के पास अस्त्र भी नहीं थे और अच्छी तकनीक के भी नहीं थे। दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उनके पास जहाज़ी बेड़ा था, समुद्र के मार्ग से जो आता है बेड़ा उस जहाज़ी बेड़ा कहते हैं, और भारतीयों के पास इसका बहुत ज़्यादा अभाव था। ये जहाज़ी बेड़ा इंग्लैंड से आते थे और इसके बाद उनके पास जो सामान था और सैनिकों का कभी कोई कमी नहीं रहती थी, खाने पीने का सामान और सैनिकों की कोई कमी नहीं रहती थी, क्योंकि ये सारे सामान जो आते थे बेड़े के द्वारों ये इंग्लैंड से आते थे। और अंग्रेज़ अधिकारी बहुत कूटनीति करते थे, वो जैसे कूटनीति जैसे फूट डालो शासन करो, मैंने आपको बताया ये भी कूटनीति थी उनकी। उसके बाद जैसे अभी आपको बताया हमने कि सहायक संधि वेलेस्ली ने किया, डलहौजी ने विलय की नीति अपनाया, इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन भारत में इसकी अपेक्षा भारत में जो बहुत बड़ा एक कमज़ोर पॉइंट था वो था एक लीडरशिप भारत में नहीं थी, एक कुशल नेतृत्व नहीं था, और भारत के राजा हमेशा आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। और इसका फ़ायदा ही अंग्रेज़ों ने उठाया और इसकी वजह से वो बराबर सफल होते गए। तो ये बच्चों हम लोगों का आज ये पार्ट कंप्लीट हो गया। तो अब हम इस लेसन को यहीं पूरा करते हैं और अब आप अपने सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। थैंक यू।